नमस्कार, मैं हूं पीयूष पांडे और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। चुनाव आज तक में खास सेगमेंट इलेक्शन विलेक्शन विद राजदीप सरदेसाई। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार पीयूष सर, एक शेर है राहत इंदौरी साहब का कि नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है। तो बिहार में ये नाटक वही है जो घूम फिर कर हर बार आ जाता है। देखिए, ये नीतीश कुमार जो है क्या कहें उनके बारे में, क्योंकि एक समय आता है जब आप कहते हैं यार अब इस बार तो नीतीश कुमार एक ही पार्टी में रहेंगे या एक ही गठबंधन में रहेंगे, लेकिन फिर से एक पलटने की खबर आ रही है और हो सकता है 99% यही लग रहा है कि वो शायद एक बार फिर एनडीए में जा रहे हैं। अब आप 15 साल में दूसरी या तीसरी बार इस तरह का पलट कर रहे हैं, तो सवाल तो उठेंगे कि नीतीश कुमार जी आप वाकई किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, तीसरी बार कर रहे हैं। क्योंकि पिछले करीब 20 साल हो गए नीतीश कुमार एक तरह से बिहार के राजनीति पर छाए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर आपकी एक तरह से कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप एक ही दिशा में जा सकते हैं, तो यार एक जमाने में कहा जाता था पीयूष, आया राम गया राम, हरियाणा में। अब आप बदल दीजिए, इसको कहिए आया नीतीश गया नीतीश। लेकिन सर, नीतीश के अलावा सवाल तो लालू प्रसाद यादव का भी है कि उनकी जोड़ी जो है नीतीश और लालू की, वो कंफर्टेबल नहीं है। वो बेसिकली एक सौदा होता है हर बार, और वो सौदा अब फिर बिखर गया कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना था या जो भी उनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग है, जो अब नहीं बन पा रही। देखिए, यही बात तो के बारे में जिक्र कर रहा हूं कि 20 साल से ये हो रहा है। अगर आप तो पहले चलिए 90 तक चलते हैं, जब लालू जी पहली बार मुख्यमंत्री बिहार के बनते हैं, तो यानी 34 सालों से बिहार की राजनीति लालू और नीतीश के इर्द गिर्द से सिमट गई है, तो आगे कैसे जाएगी? यही बात तो प्रशांत किशोर कहते हैं। आज जब प्रशांत किशोर एक तरह से धीरे धीरे अपनी या तो वो राजनीतिक करियर की तरह जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है आज बिहार में एक वैक्यूम धीरे धीरे उभर रहा है। देखिए, बीजेपी भी जानती है आफ्टर नीतीश कौन, नीतीश के बाद कौन, लालू के बाद कौन। हाँ, तेजस्वी उभर कर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कौन है? तो नीतीश कुमार अपने आप कह रहे हैं अपने सर्वाइवल के लिए, अपने बचाव के लिए इस तरह की राजनीति करे। वो मुख्यमंत्री रहना चाहते हैं, जो भी सरकार हो मुख्यमंत्री मैं रहूं, लेकिन इसकी वजह से मुझे लगता है बिहार की राजनीति बहुत पीछे चली जा गई है और एक वैक्यूम उभर कर आएगा, क्योंकि जनता अब जान गई है। नीतीश की आप ग्राफ देखिए ना, वही नीतीश पीयूष मैंने देखा था 2010 में, जिस तरह से लोग जब वो पहली बार जब बड़ी जीत मिली थी, पहली बार 2005 में वैसे शायद, हाँ नहीं 5 में बने, लेकिन 10 में जब जीत मिलती है, बहुत बड़ी जीत मिलती है, तब लोग नीतीश के नाम पर वोट कर रहे थे। सुशासन बाबू उनको कहा गया, और उनको आज जो वोट आ रहा है, अगर बीजेपी और नीतीश एक साथ आ जाए, वोट मोदी के नाम पर आ रहा है, नीतीश जी के नाम पर नहीं। तो नीतीश जी भी जाने कि उनकी जो लेगेसी है वो इतनी ही रहेगी कि वो एक पॉलिटिकल सर्वाइवर थे। क्या यही उनकी एक तरह से छवि वो बनाना चाहते हैं, सर्वाइवर? लेकिन सर, सवाल ये है कि अब सवाल सिर्फ बिहार का नहीं है, क्या इंडिया गठबंधन का खेला हो गया है? नहीं, बिल्कुल हो गया है, वो तो होना ही था। देखिए, ये इंडिया गठबंधन तो जो था, जिस तरह से बना था, चुनाव आ रहे हैं 2024 में, जून 2023 में कर्नाटक के चुनाव के बाद आप लोगों को लगता है यार अब मोदी को रोकना है। पटना में मीटिंग होती है, फिर बंगलोर में होती है, फिर मुंबई में होती है, सब आलीशान, बंगलोर और मुंबई में आलीशान 5 स्टार होटल में, वहां कम से कम नीतीश के मुख्यमंत्री कार्यालय में होती है, लेकिन आपने कोई केमिस्ट्री नहीं है, कोई ट्यूनिंग नहीं है। देखिए, आपको लगता है कि हम लोग एक साथ आ जाएंगे, केवल गणित के हिसाब से नीतीश जी, लालू जी, कांग्रेस एक साथ, मोदी जी को हम टक्कर देंगे, लेकिन गणित के साथ साथ आपको केमिस्ट्री की जरूरत है। कोई एफर्ट नहीं किया गया केमिस्ट्री को बढ़ाने के लिए। केवल चाय पानी हर 2 महीने किसी 5 स्टार होटल में बैठ के आप अलायंस नहीं बना सकते। वहां नीतीश जी की बात सही है। देखिए, नीतीश जी ने, आपको मानना पड़ेगा, पहल की थी कि मैं सबको साथ लेकर, काफी दिन पहले से पहल कर रहे थे। बिल्कुल। फिर उनको लगा कि यार कभी ना कभी इस पहल की वजह से मुझे एक स्पेशल पोजीशन मिलेगा, शायद कन्वीनर बनाया जाएगा, उनकी भी महत्वाकांक्षा होगी और चुनाव होगा, एक हो सकता है नीतीश बनाम मोदी। बिल्कुल, वो नहीं हुआ।
लेकिन सवाल यह है, चलिए आपकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई, इसका मतलब आप सरकार गिरा के एक बार फिर बीजेपी में जाएंगे? अरे बीजेपी वही नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपने क्या क्या कहा है, अब नहीं, पिछले 15 सालों से। अब जब भी मोदी का बचाव या आप खुद के सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए, खुद को बचाने के लिए उसी नरेंद्र भाई के पास जाते हैं, तो किस तरह के आप नेता हैं? सर इसकी भी डेडलाइन क्या आ गई है? 4 तारीख को पूर्णिया में प्रधानमंत्री मोदी की रैली है। कर्पूरी ठाकुर को लेकर नीतीश कुमार अरसे से मांग कर रहे थे कि उन्हें भारत रत्न दिया जाए, जो मोदी जी ने पूरी कर दी मांग। एक उनकी और डिमांड है कि स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाए बिहार को। तो क्या 4 तारीख की रैली में कोई ऐसा अनाउंसमेंट, चाहे वो विशेष राज्य का दर्जा हो ना हो या कोई स्पेशल पैकेज बिहार को, जिसके बाद नीतीश के लिए एक सेफ पैसेज हो जाए कि वो एनडीए में आ जाए? देखिए, स्पेशल स्टेटस किसी राज्य को देना आसान नहीं है। आंध्र प्रदेश ने भी देखा है, कई वादे आंध्र प्रदेश से इसी तरह से किए गए थे। मुझे नहीं लगता स्पेशल स्टेटस दिया जाएगा, लेकिन पैकेज तो जरूर दिया जा सकता है। अब क्रोनोलॉजी देखिए, कर्पूरी ठाकुर की मांग तो आप अब से नहीं कर रहे, पिछले 15 सालों से कर रहे हैं। अब ऐसे समय पे आपने दे दी, यानी नीतीश को कोई कारण चाहिए ना, मैं क्यों आ गया। तब आपने एनडीए, नीतीश को यह बताना चाहिए आपने एनडीए छोड़ी क्यों 2 साल पहले, क्या वजह थी, क्या इतनी बड़ी क्या आफत आ गई थी कि आपने एनडीए छोड़ी। अब इतनी बड़ी आफत क्या आ गई है कि आप तेजस्वी का साथ छोड़ रहे हैं। नीतीश कुमार केवल कोई एक्सक्यूज चाहते हैं कि यार कर्पूरी ठाकुर आपने उनको जी को भारत रत्न दे दिया, चलिए उनके नाम पर मैं आपके साथ एक बार आ जाता हूं, कोई कारण मुझे दीजिए। देखिए, वही नीतीश जो एक समय ऐसा लगता था मोदी जी को टक्कर देंगे, 2013-14 में जब वो पहली बार 2013 में छोड़ गए एनडीए, तब ऐसा एक माहौल बना गया, नीतीश बनाम मोदी। अब वही नीतीश को मोदी जी के सामने झुककर कहना पड़ा मुझे प्लीज एंट्री दीजिए। देखिए क्या जमाना कैसे बदल गया। यही तो सर राजनीति है, क्योंकि अभी तक ये था कि नीतीश कुमार शुरुआत जब 2013 की आप कर रहे हैं तब उनको लगता था कि कद बराबर है। अब मोदी उनसे बहुत आगे निकल चुके हैं, इसमें कहीं कोई शक ही नहीं है। तो अब नीतीश कुमार अपनी एक पॉलिटिकल स्पेस तलाश रहे हैं कि मैं टिका रहा हूं, प्रासंगिक बना रहा हूं 5-7 साल और, क्योंकि इससे ज्यादा राजनीति शायद नीतीश कुमार की भी नहीं है। नहीं, वो सब ठीक है। आप अपनी जैसे मैंने कहा, आप सर्वाइवर बन सकते हैं, आप अपने बचाव के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी विरासत क्या रहेगी। आपने एक जमाने में कहा था मैं बिहार को जंगल राज से हटाकर एक नया बिहार बनाना चाहता हूं, मैं सुशासन बाबू हूं। और 2005 और 10 में वाकई मुझे लगता है खासकर की कानूनी प्रक्रिया को लेकर बिहार में जरूर सुधार आया, रास्तों में सुधार आया, बिजली में सुधार आया। 2005 और 10 में ऐसा वाकई लगा कि एक नीतीश कुमार एक नया बिहार बनाना चाहते हैं। लेकिन पिछले 10 सालों में देखिए, नीतीश जब से मोदी जी उभर कर आए, मोदी जी का राइज और नीतीश की गिरावट, क्योंकि 2013 में मुझे अभी भी याद है, पीयूष, मैं उनको इंटरव्यू कर रहा था जब उन्होंने एनडीए पहली बार छोड़ी थी, और उनमें ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल तैयार है मोदी जी को टक्कर देने। हाँ, टक्कर छोड़िए, कहाँ रह गए नीतीश कुमार कि आप बिल्कुल जो एनडीए के दरवाजे पर जाकर खटखटा रहे, यार मुझे भी एंट्री दो। ये मुझे लगता है नीतीश कुमार का जो डाउनफॉल है। आप सब नैतिकता के हिसाब से देख रहे हैं, आप एक पर्सनैलिटी के गिरावट के हिसाब से देख रहे हैं, लेकिन उनको पॉलिटिक्स शायद वही सूट कर रही है। नहीं, बट क्या पॉलिटिक्स, जेडीयू का हाल देखिए आज, जेडीयू का पार्टी नंबर अब तो नंबर 3 पार्टी है, बिल्कुल बीजेपी बिल्कुल आगे चली गई है। लेकिन वो तेजस्वी को चाहते ही नहीं थे, उन्होंने भले ही वादे कर दिए हो। खैर सर, अब चूंकि नहीं, मुझे ये बताइए, अगर नीतीश जी कन्वीनर बनते तो फिर सब कुछ बल्ले बल्ले। तो नीतीश का ध्यान शायद इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए पर हो जाता, जो उनको होता दिख नहीं रहा है। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की भी गलती हुई है। बिल्कुल गलती हुई। कांग्रेस ने शायद वादा किया था नीतीश कुमार को, जो मेरी जानकारी है, कांग्रेस ने वादा किया था नीतीश कुमार को कि हम आपको कन्वीनर बनाएंगे। क्या हुआ तेरा वादा नीतीश, ये तो पूछ सकते हैं। ठीक, देखिए नीतीश को अब एक एंट्री मिल गई है एनडीए में। एक तरफ कर्पूरी ठाकुर का जो उनका उन्होंने जो डिमांड की थी वो बीजेपी ने सेटिस्फाई की, और दूसरी तरफ कांग्रेस ने जो उनको वादा किया है वो वादा निभाया नहीं है। तो दोनों तरफ से मुझे लगता है अब नीतीश कुमार के, और इसी वजह से मुझे लगता है ये इंडिया अलायंस ज्यादा आगे नहीं जा पाएगा, क्योंकि कांग्रेस पूरी तरह से इस अलायंस में शामिल ही नहीं है। वो जो एक होना चाहिए, एक जोर होना चाहिए टक्कर देने के लिए मोदी जी को, कांग्रेस जो धुरी थी कांग्रेस, वो कांग्रेस ने वो रोल नहीं निभाया सर।
नीतीश कुमार ने तो झटका दे ही दिया इंडिया अलायंस को, दूसरा झटका बंगाल में ममता बनर्जी ने जिस तरह से कल दिया। बिल्कुल। और तो आपको लगता है कि ममता और नीतीश दोनों ने मिलकर इंडिया गठबंधन का, हालांकि आपने कह ही दिया कि खेला हो चुका है, तो अब कोई संभावना नजर आ रही है या आपको लग रहा है कि थोड़ी बहुत अभी भी बची कुछ संभावना है? देखिए, राजनीति में हमेशा मैं कहता हूं कि किसी को राइट ऑफ मत करिए, लेकिन ऐसा अब लग रहा है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी बिल्कुल इंडियन क्रिकेट टीम की तरह बिल्कुल हावी हो गए हैं, और दूसरी तरफ जो इंडिया अलायंस है, मैं कहूँगा वो जिम्बाब्वे भी नहीं है इस समय। तो इंडियन क्रिकेट टीम शायद दुनिया की नंबर 1 टीम, वर्ल्ड कप नहीं जीते लेकिन नंबर 1 टीम तो है ही, दूसरी तरफ आप जिम्बाब्वे की टीम लीजिए। इंडिया अलायंस अब मुझे लगता है वही पुराना यूपीए रहेगा, जो उनके यूपीए पार्टनर्स थे, डीएमके, एनसीपी, वही रहेंगे, आरजेडी। नए ममता बनर्जी ने भी, देखिए ममता बनर्जी का क्या, ये जो क्षेत्रीय दल है, रीजनल पार्टीज है, उनको भी लगता है देखिए वो जमाना नहीं है कि कांग्रेस हमें डिक्टेट कर सके, हम डिक्टेट करेंगे कांग्रेस को। आपको बंगाल आना है, हम डिसाइड करेंगे आपको कितनी सीटें मिलेगी। आप कौन होते हैं? वो जो रुतबा हुआ करता था कांग्रेस का, वो कम हुआ है, और कांग्रेस ये नहीं जान रही है कि ये हुआ क्या है। एक बार शरद पवार ने बड़ा अच्छा मुझे कहा था कि कांग्रेस वो पुरानी जमींदारी की तरह है कि जमीन चली गई लेकिन फिर भी रुतबा वही है कि नहीं हम डिसाइड करेंगे। कि अब ममता को आप कैसे डिक्टेट कर सकोगे बंगाल में? बंगाल में ममता नेता नंबर 1 है, और ममता और अधीर रंजन चौधरी की पुरानी दुश्मनी है, ममता और लेफ्ट की तो जानी दुश्मनी है। तो ये अलायंस बंगाल में होना ही नहीं था, लेकिन अगर कांग्रेस वाकई कोशिश करती तो मुझे लगता है इंडिया अलायंस को कम से कम वो इकट्ठा रख सकती थी। मुझे तो अभी कभी कभी ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने गिव अप किया है 2024, अब लड़ेंगे तो 2029 लड़ेंगे। ऐसा ही माहौल बन रहा है कि इस चुनाव में वॉकओवर देंगे, 2029 में लड़ेंगे। और तीसरा जो किरदार है इस पूरे इंडिया अलायंस को थोड़ा सा जिसने गच्चा दिया, वो है अखिलेश यादव, क्योंकि अखिलेश यादव की भी अपनी महत्वाकांक्षा है और वो भी कांग्रेस को एंट्री नहीं देना चाहते, वो भी अपनी शर्तों पर इंडिया अलायंस को चलाना चाहते हैं। तो आपको लगता है कि जो गठबंधन शुरू में हुआ था, ये बेसिकली एक बेमेल गठबंधन था जिसका कोई मतलब नहीं था, मोदी को रोकने की कोशिश के तहत उन्होंने किया सो कॉल्ड गठबंधन, जो संभव ही नहीं था। और अब 2024 बेसिकली नरेंद्र मोदी के लिए बहुत आसान रास्ता हो गया है। बिल्कुल, आपने अखिलेश यादव का नाम लिया, मैं अरविंद केजरीवाल का लूंगा। कल ही भगवंत सिंह मान ने साफ कहा कि पंजाब में तो कोई एंट्री नहीं है कांग्रेस के लिए, उनके साथ गठबंधन नहीं करेंगे। तो कुल जो माहौल बनाना, आप जब गठबंधन बनाते हैं केवल किसी को रोकने के लिए कि हम मोदी जी को रोकेंगे, अरे लेकिन आप और आपकी जो केमिस्ट्री जब तक नहीं बनती तब तक किसी एक व्यक्ति को रोकने के लिए, केवल मैं बार बार ये कह रहा हूं, एंटी मोदीज्म पर आप केवल अलायंस नहीं बना सकते। आपको जनता के सामने आज एक नैरेटिव रखना पड़ेगा जो पॉजिटिव है कि अगर मोदी कल हटे तो हम क्या करेंगे देश के लिए। ये तो कांग्रेस ने बताया नहीं है। अभी भी राहुल गांधी जब न्याय की बात करते हैं, आप मुझे बताइए ना, ठीक है ये सब अन्याय किया है मोदी जी ने, अरे आप क्या करोगे, आप जनता को क्या दोगे? ये जब तक आप नहीं कह पाओगे, इंडिया अलायंस पहले दिन से ये नहीं, कोई नैरेटिव नहीं बना पाया है, केवल इतना ही बोल पाया मोदी जी को हमें रोकना है, उससे आपकी गाड़ी आगे नहीं चलेगी। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गाड़ी डिरेल होने जा रही है और शायद कुछ दिनों में क्रैश भी हो सकती है। तो राजदीप सर ने साफ साफ कह दिया कि गाड़ी डिरेल होने जा रही है इंडिया अलायंस की, और कुछ दिनों में क्रैश भी हो सकती है, जिसके अगर बाद में हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे तो शायद 4 किरदार निकल के आएंगे, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और चौथा नीतीश कुमार। तो आज के लिए जो चर्चा थी उसमें इलेक्शन विद राजदीप में इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर एक नए मुद्दे, जो उस वक्त की पॉलिटिकल गहमा गहमी होगी, उसका पोस्टमार्टम करेंगे। आप देखते रहिए चुनाव आज तक। राजदीप सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच पीयूष।